हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो हम यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड है हमारा पिरोल, उसको डिस्कस कर रहे थे। और पिरोल के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पिरोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पिरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज या पिरोल की केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम पिरोल की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि पिरोल क्या है, एक वीक एसिड और वीक बेस है। मीन्स ये अम्लीय प्रकृति भी रखता है और क्षारीय प्रकृति भी। तो वो क्यों रखता है उसका रीज़न हम यहाँ देखते हैं। अगर पिरोल की एसिडिटी की हम बात करें तो जो पिरोल है वो क्या होता है, वीक एसिड होगा। और उसका रीज़न क्या है, जो पिरोल पे नाइट्रोजन परमाणु पे जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से पिरोल क्या होता है, एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है कि ये नाइट्रो H+ को डोनेट कर सकता है, उसके कारण ये क्या है, वीक एसिड है। और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो अगर इसकी आप किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे जैसे हाइड्रोक्साइड या सोडामाइड से, तो आप जानते हैं एसिड से बेस की रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सोडामाइड या सोडियम मेथॉक्साइड से आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Na+, सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो भी इसका सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप पिरोल की अम्लीय प्रकृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि पिरोल क्या होता है, एक वीक बेस होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने पिरोल, पिरिडीन और पिपरिडीन की बेसिसिटी का कंपैरेटिव स्टडी की थी कि पिरोल की बेसिसिटी का रीजन क्या होता है, पिरोल के नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसके कारण पिरोल क्या करता है, एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। बट पिरोल कैसा बेस है, वीक बेस है। और उसका रीजन जो हमने देखा था कि पिरोल के जो नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक सस्ट्रक बनाने में काम आते हैं। और ये इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण रिंग में डोनेट किए जाते हैं, जिसके कारण कि पिरोल उतनी इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता और ये कैसे बिहेव करता है, एज ए वीक बेस बिहेव करता है। तो इस तरह से पिरोल दोनों ही कैरेक्टर रखेगा, बेसिक कैरेक्टर भी और एसिडिक कैरेक्टर भी। अब अगर हम पिरोल की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो पिरोल कैसी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और उसका रीज़न भी हमने वहाँ डिस्कस किया था कि ये सब्स्टिट्यूशन ही क्यों शो करते हैं, कि इनकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों शो करते हैं, बिकॉज ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कैसी रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो उस जो इनकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है उनकी हमने वहाँ पे मैकेनिज्म भी डिस्कस की थी कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं 5 मेंबर रिंग पे तो 2 पॉसिबिलिटी है कि ये सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ा पे भी हो सकता है और बीटा पे भी। और हमने देखा था कि जब अल्फ़ा पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है और बीटा पे जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती हैं। इस कारण जो पिरोल में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कौन सी पोजीशन पे होगा, 2 पोजीशन या 5 कह लीजिए, या फिर अल्फ़ा पोजीशन पे, मीन्स यहाँ पे। और इसकी मैकेनिज्म हम वहाँ पे देख चुके हैं तो इसको हम अगेन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा देन प्लस चार्ज आएगा
और ये प्लस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबलाइज होगा और लास्ट में H+ निकल के वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है। तो ये हम वहाँ पे देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1 बाय 1 जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरोल की पॉसिबल है उनको डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, स्पेशली आपको यहाँ ध्यान रखना है रिएजेंट, कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट तो सेम है, सब में पिरोल लेना है आपको, प्रोडक्ट भी आपको ऑलमोस्ट पता है कि सेकंड पोजीशन पे क्या कराना है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो जब आपको रिएजेंट पता होगा तो आप उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इस रिएजेंट से, तो आप उसको सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दीजिए। कोई एक्सेप्शन हो तो उसको हम अलग से याद रख लेंगे। जैसे कि इस फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं एसिटिलीकरण, तो आप जानते हैं नाम से ही पता चल रहा है आपको, एसिटिलीकरण मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एसिटिल ग्रुप जाके जुड़ेगा। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट आप इजीली पता कर सकते कि 2 एसिटिल पिरोल बनेगा, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएजेंट कौन सा यूज लिया जा रहा है। तो एसिटिलीकरण है तो कोई एसिटिलीकारक चाहिए आपको, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, एसिटिल क्लोराइड ले सकते हो आप या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो। दोनों ही एसिटिल ग्रुप आपको प्रोवाइड करा देंगे। किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं आप, BF3 या SnCl4 स्टेनस क्लोराइड। तो इस तरह से आप पिरोल का एसिटिलीकरण करा सकते हैं। जब हम बेंजीन का एसिटिलीकरण करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, लुईस अम्ल AlCl3 लेते हैं। और यहाँ पे आप किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, BF3 और SnCl4। तो ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, देन आप प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन। आगे हम देखें तो सेकंड रिएक्शन क्या पढ़नी है हमें, हैलोजनीकरण। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हैलोजेंस के लिए डिफरेंट रिएक्टेंट्स वो रिएजेंट्स लिए गए हैं। और साथ में आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हैलोजनीकरण सिर्फ एक ही पोजीशन पे नहीं होके कई जगह हो रहा है। जैसे ब्रोमिनीकरण में टेट्रा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है आपको, आयोडीनीकरण में भी टेट्रा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आप इनको एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा कि ब्रोमिनीकरण में टेट्रा होता है और आयोडीनीकरण में भी टेट्रा सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इनके रिएजेंट आप यहाँ देख सकते हैं, क्लोरीनीकरण के लिए SO2Cl2 लिया गया है, ब्रोमिनीकरण के लिए Br2 किसकी प्रेजेंस में, आपके अल्कोहल की प्रेजेंस में, आयोडीनीकरण के लिए I2 लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, इनकी रिएक्शंस को, हैलोजनीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो आपको नाइट्रो जो ग्रुप है NO2+ उसको एज ए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड करा सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एसिटिल नाइट्रेट ले रहे हैं, या फिर एसिटिल नाइट्रेट ले लीजिए तो भी आपको वो नाइट्रो ग्रुप दे देगा, या आप कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए तो भी आपको नाइट्रो ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। और आप उसको कहाँ इंसर्ट कराएंगे, सेकंड पोजीशन पे। तो क्या मिलेगा आपको, 2 नाइट्रो पिरोल मिलेगा। इसी तरह सल्फोनीकरण कराना हो तो कौन सा रिएजेंट लिया जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। तो इस तरह से आधी इन्फॉर्मेशन तो हमें रिएक्शन के नेम से ही पता चल जाती है, तो आप उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और रिएजेंट्स को आप याद रख लीजिए कि किस में कौन सा रिएजेंट यूज लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट थोड़े डिफरेंट हैं। जब आप बेंजीन में पढ़ते हैं तो नाइट्रीकरण के लिए अलग रिएजेंट यूज करते हैं, NO3 से ही काम चल जाता है आपका। सल्फोनीकरण के लिए भी आप ओलियम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फॉर्मिलीकरण, जो
कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पिरोल की। फॉर्मिलीकरण, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको कौन सा ग्रुप इंसर्ट कराना है, फॉर्मिल ग्रुप मीन्स CHO ग्रुप इंसर्ट कराना है। और इस ग्रुप को इंसर्ट कराने के लिए 3 तरीके आपको मिलते हैं यहाँ पे पिरोल में। उन 3 रिएक्शन में से आप किसी भी रिएक्शन द्वारा फॉर्माइलेशन पिरोल का करा सकते हैं। तो जो पहली रिएक्शन है वो गाटर-मान अभिक्रिया, जो कि आप पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। जब आप गाटर-मान अभिक्रिया द्वारा फॉर्माइलेशन कराते हैं तो आपको रिएजेंट क्या लेना पड़ता है, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl। तो जब आप इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट इमीन कंपाउंड बनता है और उसका जल अपघटन कराने पर आपको फॉर्माइलेशन हो जाता है पिरोल का और 2,4-मिल पिरोल प्राप्त होगा। इसी तरह जब आप मिल्स-वेयर-हॉक रिएक्शन द्वारा कराएंगे तो भी आपको 2,4-मिल पिरोल प्राप्त होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। बट मिल्स-वेयर में आपको रिएजेंट कौन सा लेना है, DMF POCl3 के साथ, मीन्स डाईमिथाइल फॉर्मअमाइड, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इससे आपको CHO ग्रुप प्रोवाइड हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2,4-मिल पिरोल। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, चेंज क्या है आपका, जो रिएजेंट आप ले रहे हैं वो चेंज है। और इनकी डिटेल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाती है तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म हमसे पूछी जाती है हम उन्हीं को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इस चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत रिएक्शंस हैं, पूरी कंटिन्यूस रिएक्शन आपकी चलेंगी। तो अगर आप एक एक की मैकेनिज्म डिस्कस करने लगेंगे तो ये चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता है और आपको याद करना भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप रिएक्शंस की याद रख लीजिए कि किस में क्या यूज होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, इतना ही आपसे एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्माइलेशन की है वो है राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो कि काफ़ी पूछी जाती है और पिरोल की काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझनी है और याद रखनी है। ये इसकी मैकेनिज्म क्यों समझनी है वो आप यहाँ देखिए कि आप इसके प्रोडक्ट से समझ पाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, कि इसमें ऐसा क्या है कि हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है और याद रखनी। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो जब आप पिरोल की राइमर-टीमान अभिक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं एज ए रिएजेंट आपको क्या यूजली करना है, क्लोरोफॉर्म किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ देख रहे हैं पिरोल की रिएक्शन आप कराते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होना चाहिए, फॉर्माइलेशन होना चाहिए और आपको 2,4-मिल पिरोल प्राप्त होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। नॉर्मल फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट और दिख रहा होगा जो कि है 3-क्लोरोपिरीडीन। यही प्रोडक्ट रीजन है कि हमें इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ना भी है और याद रखना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, कि होना तो चाहिए था क्या, फॉर्माइलेशन, कि हम और किसी में पढ़ते हैं, बेंजीन वगैरह में पढ़ते हैं तो राइमर-टीमान रिएक्शन से हम फॉर्माइलेशन या कार्बोक्सिलीकरण पढ़ते हैं। जब यहाँ पे आप CHCl3 की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, जिसे हम आगे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यही 2 पॉसिबिलिटी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा प्रोडक्ट और आपको दिख रहा है 3-क्लोरोपिरीडीन बन रहा है। तो ये कैसे बनता है उसके लिए हमें इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना होगा। तो आप देखिए इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले तो क्या बनेगा, आपका इंटरमीडिएट बनेगा रिएजेंट, जो कि यहाँ पे अटैक करेगा रिएजेंट से। तो क्लोरोफॉर्म से आपको कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है यहाँ पे राइमर-टीमान में, आप जानते हैं कार्बीन जो है डाइक्लोरो वो यूज आएगा। तो उसके बनने के लिए सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म से बेस क्या करेगा, एक H+ बाहर निकाल लेगा, आप देखते हैं। और यहाँ पे एक एनायन बनेगा
देन उस एनायन से एक क्लोराइड आयन बाहर निकलता है और आपको डाइक्लोरोकार्बीन मिल जाता है। अब जो डाइक्लोरोकार्बीन बना है आपका, ये किस पे अटैक करता है? आपका जो आपकी पिरोल रिंग है उस पे अटैक करेगा और कहाँ जाके जुड़ता है? सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे पाई बॉन्ड के इस साइड, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे रिंग पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे जाके जो आपका कार्बीन है वो जुड़ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। और जो प्लस चार्ज आया है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा कि यहाँ पे प्लस है थर्ड पे, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले इधर शिफ्ट होंगे। देन आपका फिफ्थ पोजीशन पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बीच में डबल बॉन्ड, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डबल बॉन्ड। देन फिर आपके जो पिरोल के नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो कहाँ होंगे? यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह से रेजोनेंस इस प्लस चार्ज का हो जाता है। और सेकंड जो पोजीशन है उस पर क्या जुड़ जाता है? आपका पिरोल जाके कार्बीन जाके पिरोल पे जुड़ जाता है सेकंड पोजीशन। अब जब ये आपका यहाँ पे बन रहा है, कार्बन जुड़ गई, उसके बाद इसकी रिएक्शन की दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। फर्स्ट मैकेनिज्म तो क्या है कि सिंपल, जिससे आपका क्या हो जाए? फॉर्मेलीकरण हो जाए कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबल हो जाए। सेकंड पोजीशन पे कार्बन जो ग्रुप है उस पे क्या आपका H+ जाके जुड़ जाए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और देन उसका आप जल अपघटन करा दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? 2,4-मिल पिरोल मिल जाएगा। लेकिन सेकंड मैकेनिज्म, जो सेकंड पाथ पॉसिबल है इस रिएक्शन का, उसमें क्या होता है? पिरोल रिंग का होता है रिंग एक्सपेंशन, कि रिंग जो 5 मेंबर्ड आपको मिली थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, आपको H+ की ज़रूरत नहीं है जब आप रिंग एक्सपेंशन करा रहे हैं तो एक बार के लिए। तो जब आपका इस रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या होगा कि पिरोल क्या करता है? रिंग में इंसर्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बीन है वो क्या होता है? पिरोल रिंग में इंसर्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन ने क्या बना लिए? 3 मेंबर्ड रिंग बना लिए। अब जब इस रिंग से एक्सपेंशन होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग मिलती है। वो कैसे होती है उसको आप यहाँ पे एक बार देखिए कि आप देख सकते हैं कि जो कार्बन के इंसर्शन के बाद आपको जो कंपाउंड मिला था पिरोल से, वो यही था कुछ इस तरह से। कार्बन, इस पे 2 क्लोराइड, जो कि ये वाला आपका कंपाउंड, ठीक है। अब इससे जब रिंग एक्सपेंशन आप कराएंगे तो कैसे होगा? एक्सपेंशन कराना है मतलब आपको ये जो आपका कार्बन है यहाँ वाला स्टार वाला, इसको रिंग के अंदर लेना है। अंदर लेने का तरीका क्या है कि ये जो 2 बॉन्ड से रिंग से जुड़ा हुआ, ये बीच में जो बैरियर है जो इसको रिंग में आने से रोक रहा है, ये वाला बॉन्ड, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कि ये जब हटेगा तभी यहाँ पे क्या आ सकता है? जो आपकी जो ये कार्बन है वो रिंग के अंदर इंसर्ट हो सकता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है आपका? यहाँ से ब्रेक होता है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। और ये जो क्या है आपकी कार्बन है, इसके साथ जो क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो ये जब बॉन्ड बन जाएगा आपका, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन के पास वाले पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 मेंबर्ड रिंग बन गई अब। और ये जो कार्बन के साथ एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है ये भी बाहर निकलेगा और इसका जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा और क्या बन जाएगी आपकी? 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। कि 2 पाई बॉन्ड आगे, एक तो इस बीच वाले बॉन्ड के टूटने से है और एक आपका जो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके टूटने से है। तो इस तरह से आपका जो 3-क्लोरोप्रिडीन है वो बन जाता है और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, 2,4-मिल पिरोल और 3-क्लोरोप्रिडीन। तो इस तरह से रायमर्टी मान अभिक्रिया की रिएक्शन होती है पिरोल में।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं रिएक्शन को जो है पिरोल की केमिकल रिएक्शन उनको जो रह गई हैं हमारी उनको आगे कंटिन्यू करें।